बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैर मकदम है आप सबका इदराक लर्निंग मीडिया JKSSB FAA स्टैटिस्टिक्स की क्लासेस में। तो आज स्टैटिस्टिक्स का हमारी दूसरी क्लास होगी और आज हमारा टॉपिक रहेगा वो है डेटा। आपके सिलेबस में कुछ टाइप्स ऑफ डेटा बताया गया है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा एंड मेथड्स फॉर कलेक्टिंग दैट डेटा। ठीक है, तो कल हमने कहा कि स्टैटिस्टिक्स वी अंडरस्टैंड फ्रॉम द टू लेंसेज, वन इज द प्लूरल सेंस and another is singular sense. By plural sense we mean statistical data, the data we are going to discuss today. And by singular sense we mean statistical methods, methods of collecting data, methods of organizing data, methods of presenting data, methods of analyzing data, methods of interpreting data. ओके तो यहाँ पर आज हम स्टैटिस्टिकल डेटा के बारे में भी बात करेंगे और स्टैटिस्टिकल मेथड्स के बारे में भी बात करेंगे। कौन से मेथड्स? कलेक्शन ऑफ डेटा, मेथड्स फॉर कलेक्शन ऑफ डेटा। तो ये दोनों चीज़ें आपके सिलेबस में हैं, तो ये यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो चले शुरू करते हैं। डेटा के बारे में आप क्या जानते हैं? व्हाट इज डेटा? ओके, तो डेटा इज सिंपल, डेटा इज collection of facts। ये collection of facts है, measurements है, ओके, observations भी हो सकती है, और इंफॉर्मेशन गैदर्ड, या जो भी इंफॉर्मेशन हमने इकट्ठा की है, इंफॉर्मेशन गैदर्ड। ओके, तो जो भी फैक्ट्स हमने कलेक्ट किए हुए हैं, मेजरमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस एंड एनी सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, तो जब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स उस हिसाब से होंगे जो हमने कल कहा कि न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, और क्या कहा था हमने कल? इन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू द रीजनेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्यूरेसी एज पर द प्री डिटरमाइंड पर्पज प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। तो तब ये फिर स्टैटिस्टिकल डेटा बन जाएगा। फिलहाल हम जनरली डेटा डिस्कस कर रहे हैं। तो ये डेटा जब हमने कलेक्ट किया, गैदर किया, इसका पर्पस क्या है, मकसद क्या है? तो मकसद ये है इसके बारे में, इट एक्ट्स एज अ फाउंडेशन फॉर एनालिसिस। कोई भी एनालिसिस करने के लिए हमारे पास एक फाउंडेशन की जरूरत है, एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। दैट बेसिक रिक्वायरमेंट इज डेटा। सो द डेटा एक्ट्स एज अ फाउंडेशन फॉर एनालिसिस। ओके ओके, तो ये डेटा के बारे में इतना हमें याद रखना काफ़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फिर से दोहराता हूँ, हर कोई डेटा स्टैटिस्टिकल डेटा नहीं होता। अलबत्ता हर कोई स्टैटिस्टिकल डेटा ही होता है। समझ आई ना बात? वो हमने कल इसके कंडीशंस हम कह सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हम कह सकते हैं, फीचर्स हम कह सकते हैं, वो हमने कल डिस्कस किए। नाउ वी हैव टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ डेटा। ओके, जनरली हम दो क्लासिफिकेशंस करते हैं डेटा की, और फिर हम तीसरी क्लासिफिकेशन भी करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। देखिए, सबसे पहले जो हम क्लासिफिकेशन करेंगे डेटा की,
वो है जिसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा, इसका और एक नाम है, याद रखिएगा, कार्डिनल डेटा। कार्डिनल डेटा, और एक नाम भी है, दैट इज न्यूमेरिकल डेटा। ओके, तो ये एक टाइप है, ये एक क्लासिफिकेशन हम डेटा की करते हैं। दूसरी क्लासिफिकेशन हम डेटा की करते हैं, दैट इज क्वालिटेटिव इन नेचर। क्वालिटेटिव डेटा, ठीक है, यहां पर हमने कार्डिनल कहा, यहां पर हम कहेंगे दिस इज ऑर्डिनल डेटा। इसको नॉमिनल डेटा भी कहा जाता है, और इसको इसके साथ साथ कैटेगोरिकल डेटा भी कहा जाता है। एंड यस और नो डेटा भी, यस और नो डेटा भी कहा जाता है। ओके, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। एंड देयर इज अनदर क्लासिफिकेशन दैट वी विल डू, दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, ओके, तो ये और एक क्लासिफिकेशन इसके बारे में कही गई है। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज क्वांटिटेटिव डेटा एज द नेम सजेस्ट्स। ठीक है, इसमें क्वांटिटी होती है। ओके, ये हमें कहता है हाउ मच एंड हाउ मेनी, कितना, हाउ मच एंड हाउ मेनी, और कितने। इसका क्या मतलब है, ये हमें तादाद बताता है, मेजरमेंट। हाउ मच मीन्स तादाद, मेजरमेंट, एंड ये हमें अदद भी बताता है, नंबर भी बताता है, दैट मीन्स काउंट। दैट मीन्स काउंट, ये हमें काउंट भी बताता है। समझ आई बात? ओके, मेजरमेंट की एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल हम कहेंगे हाइट, वेट, हाउ मच इज योर हाइट, हाउ मच इज योर वेट। ओके, एंड काउंट की बात जब हम कहेंगे, दिस इज द नंबर, दिस इज द नंबर। मिसाल के तौर पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स हैं क्लास में, नंबर ऑफ फीमेल्स इन द टाउन और इन द स्कूल। ओके, डैश डैश डैश, तो ये नंबर है। तो यहां पर ये बात इंपॉर्टेंट है, ये हाउ मच कहता है और हाउ मेनी कहता है। हाउ मच इज द मेजरमेंट एंड हाउ मेनी इज द काउंट। हाउ मेनी इज द काउंट। ओके, फर्स्ट थिंग, नाउ discussing this qualitative data, ordinal data, nominal data, categorical data, yes or no data। तो यहां पर ये क्वालिटेटिव है ना, इसके बारे में याद रखना है, इट रिप्रेजेंट्स क्वालिटी। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? क्वालिटी, किसी चीज की क्वालिटी, किसी चीज का कैरेक्टरिस्टिक, इसको ये डिस्कस करता है। सच एज जेंडर, मिसाल के तौर पर whether it is male or female। ओके, मैरिटल स्टेटस, मिसाल के तौर पर whether he or she is married or unmarried। तो ये बस क्वालिटी कहता है। समझ आई बात? अच्छा, ये भी आपको याद रखना है कि इसके बारे में हमें छोटा सा करना पड़ेगा पहले। ओके, देखिए, वो ये है कि इट कैन टेक numbers such as 1 is male, 2 is female, 2 is female। तो हमने इस, चूंकि आपको पता है
कि स्टैटिस्टिक्स ज़रूरी कहता है कि आपको डेटा को कन्वर्ट करना होता है, वो डेटा के लिए ज़रूरी होना चाहिए कि न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड. व्हेन यू से सम देयर आर मेल्स, देयर आर फीमेल्स, दिस इज नॉट स्टैटिस्टिकल डेटा. तो इसको हम, इस क्वालिटेटिव डेटा को, इस एब्स्ट्रैक्ट डेटा को हम कन्वर्ट करते हैं इनटू न्यूमेरिकल डेटा. किस तरीके से हम इसको नंबर से डिनोट करते हैं. मिसाल के तौर पर 1 से हमने मेल को डिनोट किया, 2 से फीमेल को डिनोट किया. ठीक है, बट याद रखना है कि इन नंबर्स को, बट दीज नंबर्स डू नॉट कैरी मैथमेटिकल मीनिंग. इनकी कोई मैथमेटिकल मीनिंग नहीं है. मतलब मेल और फीमेल को हम ऐड नहीं करेंगे. हम कहेंगे 1 + 2 दैट इज 3, 1 इज मेल एंड 2 इज फीमेल एंड दिस विल बी समथिंग 3. This has no mathematical meaning. These are just the numbers representing inequality. Okay, then primary and secondary data we will discuss later on. ठीक है, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा वी विल डिस्कस लेटर ऑन. ठीक है, फिलहाल चलो इधर पर हम कह सकते हैं इसके बारे में. अब हमने इनके बारे में भी कहा तो इसको भी नाराज नहीं करेंगे. प्राइमरी डेटा इज द फर्स्ट हैंड डेटा. प्राइमरी डेटा जो है, दिस इज फर्स्ट हैंड डेटा, एंड द सेकेंडरी डेटा इज सेकेंड हैंड डेटा. It's second-hand data. Okay. Primary data is the data that is collected for the first time. That was not existing before it. That is collected for the first time. And secondary data is the second-hand data. It has already been collected for some purpose. Now we are reusing it for any other purpose. This is the second-hand data. Okay. This is टोटली फाइन. ओके, तो अब हमें थोड़ा सा इनके भी टाइप्स को डिस्कस करना है. चलिए, पहले जो एक क्वांटिटेटिव डेटा था, क्वांटिटेटिव डेटा, इसके हमने और क्या क्या नाम बताइए. हमने बताया कार्डिनल डेटा, और क्या बताया, न्यूमेरिकल डेटा, है ना. तो ये सारे नाम हमने इसके बता दिए. ये क्वालिटेटिव डेटा हम इसको डिवाइड करते हैं इनटू 2. वन इज डिस्क्रीट डेटा, एंड अनदर इज कंटिन्यूअस डेटा. वन इज डिस्क्रीट, अनदर इज कंटिन्यूअस. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. हालांकि आप देखोगे सिलेबस में आपको डायरेक्टली प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा पूछा गया है, बट दिस क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा इज वेरी यूजफुल फॉर यू व्हेन यू विल अंडरस्टैंड द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, या कोई भी आगे आप मेथड्स ऑफ एनालिसिस पढ़ोगे तो वहां पर आपको ये काम आ जाएगा. ठीक है, तो बहरहाल वन इज डिस्क्रीट डेटा, अनदर इज कंटिन्यूअस डेटा. डिस्क्रीट मीन्स सेपरेट, रिमेंबर दिस, एंड कंटिन्यूअस मीन्स दैट इज कंटिन्यूअस, दैट देयर इज नो कट इन बिटवीन. ओके, देयर इज नो कट इन बिटवीन. अच्छा, तो डिस्क्रीट डेटा के बारे में याद रखना है, दैट कैन बी काउंटेड, जिसको हम काउंट कर सकते हैं. ओके, इसमें जो लिस्ट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज है, दैट कैन बी एग्जैक्ट और फिनाइट. वो फिनाइट है और एग्जैक्ट है. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, इस एग्जैक्ट और फिनाइट का मतलब है, एग्जैक्ट का मतलब है कि कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड इन
फ्रैक्शंस, हम इसको फ्रैक्शंस में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ओके हम इसको फ्रैक्शंस डेसिमल्स में नहीं बता सकते। फ्रैक्शन आप समझ रहे हैं ना। अच्छा तो मिसाल के तौर पर नाउ टेक द एग्जांपल, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, एक फैमिली में कितने चिल्ड्रन हैं बताइए, कितने हो सकते हैं बताइए ना, 2 3 4 5 6 7, ठीक है कुछ भी हो सकता है। तो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है एटसेट्रा। तो मुझे बताइए ढाई हो सकते हैं, 2.5, 3.5 या 2.25 या 3.25, 4.25, 4.5 नहीं हो सकते हैं। ओके कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन फ्रैक्शंस एंड दैट कैन बी काउंटेड, इसको हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हाउ मेनी, समझ आई बात। ओके तो यहां पर इसको हम क्या नहीं कर सकते, इसको हम फ्रैक्शंस में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इसी तरीके से स्टूडेंट्स इन क्लास, स्टूडेंट्स इन क्लास, तो कितने स्टूडेंट्स है क्लास में, कितने हो सकते हैं 50 40 30 20, तो 20.5 हो सकते हैं, 21.5 हो सकते हैं, नहीं हो सकते। ओके और ये कोई फाइनाइट नंबर ही हो सकता है, मतलब ये कोई इन्फिनाइट नंबर नहीं हो सकता कि जो हम नहीं काउंट कर सकते। ठीक है काउंटेबली ये फाइनाइट ही होता है, काउंटेबली फाइनाइट ही होता है। ओके अच्छा तो कंटिन्यूअस डेटा की अब हम बात करेंगे। इसके बारे में याद रखना है कि इट रिप्रेजेंट्स मेजरमेंट, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मेजरमेंट को। ठीक है पॉसिबल वैल्यू, जो इसका पॉसिबल वैल्यू हो सकता है, कैन बी मेजर्ड बट नॉट काउंटेड, उसको काउंट हम नहीं कर सकते, उसको हम मेजर कर सकते हैं। ओके बट नॉट काउंटेड। ओके एग्जाम्पल भी बताएंगे और ये भी आपको याद रखना है कि कैन बी एक्सप्रेस्ड, कैन बी एक्सप्रेस्ड बल्कि जरूरी एक्सप्रेस किया जाता है इन फ्रैक्शंस, इन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फ्रैक्शंस। ओके एग्जाम्पल लीजिए हाइट, हाइट ठीक है तो एग्जैक्ट हाइट अगर हम किसी बंदे की या किसी ट्री की, हाइट ऑफ ट्री हम कहेंगे, हाइट ऑफ ट्रीज या हाइट ऑफ ट्री, फिलहाल हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, वो एग्जैक्टली कभी नहीं होता है कि 10 फीट 4 फीट 5 फीट 7 फीट, ऐसा कुछ नहीं होता है। बल्कि कितना होता है एग्जैक्टली होता है वो होता है मिसाल के तौर पर 10.7987654333333333 फीट। जिसको भी पॉइंट के बाद कोई नंबर आ गया ना, जान लेना कि इट इज नॉट काउंटेबल, इट्स मेजरेबल। अगर आपको मैथ्स का थोड़ा सा नॉलेज है, होना भी चाहिए बिकॉज इट इज इन योर सिलेबस, यू मस्ट नो दैट कहा जाता है कि बिटवीन टू नंबर्स, बिटवीन 1 and 2 देयर आर इनफिनाइट नंबर ऑफ नंबर्स। पता है आपको 1 और 2 के दरमियान कितने नंबर्स हैं, कितने नंबर्स हैं 1.111111, 1.12222, फिर हम पता नहीं हम कभी पहुंचेंगे नहीं 1.9 पर, 1.1 पर ये कोई चीज खत्म नहीं होगी। तो आपका कैलकुलेटर दिखाता है कि इतने नंबर्स है आफ्टर द डेसिमल, ये आपके कैलकुलेटर की खता है, इतने नंबर्स नहीं होते। समझ आई बात। सो इट्स मेजरेबल, इट्स मेजरेबल। ओके सो कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फ्रैक्शंस। हाइट हमने कहा, वेट हमने कहा, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल ये है जिसको हम मेजर कर सके, जिसको हम मेजर कर सके। ओके और ये भी आपको फिर आगे पता चल जाएगा कि इट इज एक्सप्रेस्ड यूजिंग क्लास इंटरवल्स। आपको ये समझ आ जाएगा आगे कि व्हाट आर क्लास इंटरवल्स।
इसको एक्सप्रेस किया जाता है क्लास इंटरवल्स के जरिए। मिसाल के तौर पर हम ऐसे कहेंगे कि हाइट, और यहां पर लिखेंगे हम नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर ऑफ पर्सन। स्टैटिस्टिक्स में कंटिन्यूअस डेटा को इस तरीके से दिखाया जाता है, किस तरीके से, 5 से 6 फीट की हाइट कितने बंदूकों है, मिसाल के तौर पर 10, 5 से 6 फीट। हम नहीं कहेंगे डायरेक्टली कि 5 फीट कितने बंदूक है, क्योंकि 5 फीट एग्जैक्टली हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो असल में ये इस तरीके का डेटा होता है, और ये जो डेटा है इट्स इन्फिनाइट इन नेचर, हमें पता ही नहीं कि कितना होता है फिर डेसिमल के बाद। आई बात समझ? तो दिस इज द क्वांटिटेटिव डेटा। इसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, क्वांटिफाई तो हम कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये काउंटेबली फिनाइट है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो कंटिन्यूअस डेटा मेजरमेंट वाले डेटा को रिप्रेजेंट करता है, डिस्क्रीट डेटा काउंटेबल डेटा को रिप्रेजेंट करता है। अब इसके बाद हम देखेंगे जो हमने पढ़ा क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा, इसके हमने नाम पढ़े, और क्या क्या, ऑर्डिनल डेटा, कैटेगोरिकल डेटा, यस और नो डेटा। समझ आई बात? तो ये सारे नाम हमने इसके बता दिए। नॉमिनल डेटा, ये सारे नाम इसके बता दिए हमने। तो क्वालिटेटिव डेटा के भी हम 2 टाइप्स करते हैं, एक है नॉमिनल डेटा और एक होता है हमारे पास ऑर्डिनल डेटा। ऑर्डिनल डेटा, ठीक है। तो नॉमिनल डेटा जो है, इट इज अ नंबर, इट इज अ नंबर यूज्ड एज नेम। नंबर से हम किसी को नाम देते हैं, ठीक है। हालांकि उस नंबर का मैथमेटिकल वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। यहां पर हम कहेंगे दैट नंबर हैज नो मैथमेटिकल वैल्यू, नो मैथमेटिकल वैल्यू, ठीक है। दैट नंबर हैज नो मैथमेटिकल वैल्यू। असल में एक नंबर होता है जिससे हम किसी को नाम देते हैं, ठीक है, जिसे हम किसी को नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल लेंगे, इसकी एग्जाम्पल लेंगे। आपने अक्सर देखा होगा आज आईपीएल चल रहा है, आपका कौन सा फेवरेट प्लेयर है, बता दीजिए जल्दी से चैट में। आप सो तो नहीं रहे? हाँ जी, कौन है आपका फेवरेट प्लेयर? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। तो आप मुझे बता सकते हैं जर्सी नंबर 18 इन क्रिकेट, ये किसका जर्सी नंबर है? कौन बताएगा? बता दीजिए जल्दी से। जर्सी नंबर 18 विदाउट सर्चिंग, जिसको पता है वही बताएगा बस। क्रिकेट में जर्सी नंबर 18 एक क्रिकेटर का जर्सी नंबर है, उसके जर्सी पर यह नंबर होता है, ओके। तो कोई बता सकता है? ओके, सो इट्स वीके, इट्स वीके, विराट कोहली। तो मुझे बताइए उस 18 का क्या मतलब है ना? दैट 18 या कोई भी जर्सी नंबर क्यों होता है? ताकि दूर से जब इस जर्सी नंबर की तरफ नजर पड़े तो इस प्लेयर को आइडेंटिफाई किया जाए। दिस नंबर इज ओनली फॉर द आइडेंटिफिकेशन। इसका पर्पस क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन। जब स्कोरर्स, कमेंटेटर्स, रेफरीज, अंपायर्स आइडेंटिफाई करना चाहेंगे या स्पेक्टेटर्स आइडेंटिफाई करना चाहेंगे कि ये कौन सा प्लेयर है। अब 11 प्लेयर है, 11 या 13 प्लेयर है इतने बड़े ग्राउंड में, तो फिर इतनी दूर से देख रहे हैं,
तो ये कौन सा प्लेयर उधर है, ये कौन सा इधर है, तो जर्सी नंबर से इजी हो जाता है। जर्सी नंबर इज जस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन। तो यहाँ पर इस नंबर 18 से हमें क्या पता चल जाता है, दिस इज विराट कोहली। क्या 18 केजी कुछ है, 18 किलोमीटर कुछ है, या 18 फीट कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। सो दिस इज जस्ट अ नॉमिनल डेटा, दिस इज जस्ट अ नंबर रिप्रेजेंटिंग एनी पर्सन, गिविंग नेम टू एनी पर्सन। समझ आई बात? तो इसका कोई मैथमेटिकल वैल्यू नहीं है। तो क्या ये आपको पता है कि जर्सी नंबर 10, कोई बताएगा? जर्सी नंबर 10 एक मशहूर तरीन प्लेयर का हुआ करता था, उसको बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है राइट वीक के। तो जर्सी नंबर 10 किस प्लेयर की थी? मुझे लगता है कि आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट ही नहीं है। शाहिद आफरीदी है ना, तो शाहिद आफरीदी। इसी तरीके से 7 किसका जर्सी नंबर है? क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूं, MS धोनी। चले ठीक है, तो दिस इज जस्ट ए नंबर दैट इज यूज्ड एज गिविंग द नेम टू एनीथिंग। अलबत्ता इस नंबर की कोई मैथमेटिकल वैल्यू नहीं है। इसी तरीके से इसकी और एग्जांपल हम बता सकते हैं। आपका मोबाइल नंबर, आपका मोबाइल नंबर क्या है? आपका मोबाइल नंबर फॉर एग्जांपल मेरा है 94190। क्या इसको आप पढ़ते हो? 1 is 10 is 100 is 1000 is 10,000, 10 नंबर्स को, फिर आप कहोगे इतने करोड़, इतने लाख, इतने हजार मेरा मोबाइल नंबर है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसका कोई मैथमेटिकल वैल्यू है ही नहीं। इट इज जस्ट अ नेम, इट इज जस्ट अ आइडेंटिटी दैट इज गिवन टू यू, दैट इज गिवन टू यू। समझ आई बात? तो ये चीज है। अच्छा, अब ऑर्डिनल डेटा की तरफ हम आ जाते हैं। तो नॉमिनल डेटा देखिए नॉमिनल NOMNAME, ठीक है, ये याद रहेगा। इससे आपको नॉमिनल एंड नेम याद रहिएगा, ठीक है। ऑर्डिनल क्या डिस्कस करता है? ऑर्डिनल क्या कहता है? इट टेल्स अस ऑर्डर, इट टेल्स ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर? ये वो हुक्म वाला ऑर्डर नहीं है, बल्कि अरेंजमेंट, सीक्वेंस, ये वो वाला ऑर्डर है। समझ आई बात? या इसको हम कहते हैं या पोजीशन, या हमें पोजीशन भी बताता है, ठीक है। ये भी नंबर होता है, ये भी नंबर होता है, हालांकि रिप्रेजेंट किस चीज को करता है? पोजीशन को करता है। फिर से मैथमेटिकल वैल्यू कुछ नहीं है। एग्जाम्पल रैंक 1 2 3, किसी की रैंक 1 है, किसी की 2 है, किसी की 3 है। अगर हम मैथमेटिकली देखेंगे फिर जिसकी 3 है उसी का वैल्यू ज्यादा है ना, जिसका 2 है उसी का वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू 1। लेकिन दिस इज द रैंक, जो 1 पर है वही टॉप पर है, इसका मैथमेटिकल वैल्यू नहीं है, बट इट डिस्कसेस द पोजीशन, इट टेल्स अस द पोजीशन। समझ आई बात? तो दिस इज द ऑर्डिनल डेटा, दिस इज द ऑर्डिनल डेटा। नाउ वी विल डिस्कस प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। देखिए हम ऐसे डायरेक्टली लिखेंगे, आप एक साइड से हम लिखेंगे प्राइमरी डेटा ऑन द बेस ऑफ सोर्स ऑफ डेटा, और दिस इज सेकेंडरी डेटा। ओके, लेट्स सी व्हाट इज प्राइमरी डेटा। तो मैंने अभी भी कहा आपको, इंफॉर्मेशन collected first time that was not collected before। कोई इंफॉर्मेशन जो हम फर्स्ट टाइम कलेक्ट करते हैं, ये इंफॉर्मेशन इससे पहले मौजूद नहीं थी, दिस वाज नॉट एग्जिस्टिंग। समझ आई बात? तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट हैंड डेटा। ये भी आपने अभी याद रखा, दिस इज द फर्स्ट हैंड डेटा। यहां पर क्या होता है प्राइमरी डेटा में? इट इज कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम सोर्स, डायरेक्टली फ्रॉम सोर्स।
व्हाट इज सोर्स? सोर्स कैन बी रेस्पोंडेंट और इन्फॉर्मेंट, कोई भी ये सोर्स हो सकता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर इसके एग्जाम्पल हम कह सकते हैं एन एजुकेशनल रिसर्च। तो कोई रिसर्च करता है एमफिल के लिए, पीएचडी के लिए या किसी और टॉपिक के लिए, ठीक है। तो रिसर्च के लिए बेसिक कंडीशन यही है कि ऐसा टॉपिक होना चाहिए जिस पर अभी तक रिसर्च नहीं हुई है। अगर इस टॉपिक पर रिसर्च हुई है देन दिस इज नॉट रिसर्च, देन दिस इज कॉपी पेस्ट। ओके, ये फिर कॉपी पेस्ट है, ये रिसर्च नहीं है। तो रिसर्च के लिए बेसिक यही होता है कि एक नया टॉपिक होना चाहिए। जब नया टॉपिक है तो इसके लिए डेटा भी कहाँ अवेलेबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन कोई रिसर्च ऐसी होती है कि जहां पर हमें क्या चाहिए? प्राइमरी डेटा। जहां पर हमें क्या चाहिए? प्राइमरी डेटा। तो ये जो रिसर्चर होता है ये डायरेक्टली रेस्पोंडेंट्स के पास जाता है। मिसाल के तौर पर ये एजुकेशनल रिसर्च है, ये किसी स्कूल में बच्चों की हैप्पीनेस को मेजर करता है कि यहां पर बच्चे कितने हैप्पी है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर स्कूल में या 10 स्कूल्स में, 20 स्कूल्स में, ठीक है, किसी एरिया के स्कूल्स में, जो अभी तक इस एरिया में कोई ऐसी रिसर्च नहीं हुई है। हाँ, ऐसी रिसर्च हुई होगी किसी और डेटा पर, किसी और स्कूल में, किसी और कंट्री में, लेकिन इस कंट्री में, इस पार्ट ऑफ द रीजन में नहीं हुई है। तो इसको डेटा चाहिए। कैसे डेटा मिलेगा? तो ये डायरेक्टली स्कूल्स में जाएगा, स्टूडेंट्स के पास जाएगा, वहां से डेटा कलेक्ट करेगा। अभी तक ये डेटा अवेलेबल नहीं था। तो दिस इज द प्राइमरी डेटा। अब सेकेंडरी डेटा है। ओके, ये जो सेकेंडरी डेटा है ये ऑलरेडी कलेक्ट किया होता है। द डेटा कलेक्टेड and processed for any other investigation। कोई डेटा है जिसको ऑलरेडी कलेक्ट किया गया है किसी और इन्वेस्टिगेशन के लिए, ठीक है, बट द इन्वेस्टिगेटर, जो अभी इन्वेस्टिगेटर होता है, बट द करंट इन्वेस्टिगेटर मैं लिखूंगा, यूजेस इट या रीयूजेस इट फॉर हिज ऑब्जेक्टिव। जो इसका ऑब्जेक्टिव होता है, जो इसकी रिसर्च होती है, उसके लिए इसको फिर से इस्तेमाल करता है। ये ऑलरेडी क्या हुआ होता है? ये अवेलेबल होता है डेटा। इसको फिर से सोर्सेज के पास, रेस्पोंडेंट्स के पास जाने की जरूरत नहीं होती है। समझ आई बात? तो ये जो डेटा है सेकेंडरी डेटा, ये एग्जिस्ट ऑलरेडी होता है, ऑलरेडी एग्जिस्ट इन वेदर पब्लिश्ड फॉर्म और अनपब्लिश्ड फॉर्म। कभी ये पब्लिश भी हुआ होता है, कभी ये अनपब्लिश्ड फॉर्म भी हुआ होता है। मतलब कभी अनपब्लिश भी होता है, पब्लिश नहीं हुआ है, ऐसे ही कलेक्ट किया है किसी ने, अपने पास है उसको, ठीक है, तो ये पब्लिश नहीं हुआ है। मिसाल के तौर पर आप अकाउंटेंसी के स्टूडेंट्स हैं, आपको किसी कंपनी के या बहुत सारी कंपनीज के किसी साल की परफॉर्मेंस को कंपेयर करना है। आपको कौन सा डेटा चाहिए? आपको चाहिए, मिसाल आप देखेंगे, आप क्या करते हो? आप कंपेयर करते हो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स, तो कमर्शियल बैंक्स ऑफ इंडिया मिसाल के तौर पर आपको इनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मेजर करना है। इसके लिए जो डेटा है ना, वो डेटा ऑलरेडी पब्लिश्ड है, आपको अवेलेबल है। इन्होंने जो अपने फाइनल अकाउंट्स बनाए हुए और पब्लिश किए हैं, क्योंकि आपको पता है कि कंपनीज को, बैंक्स को जरूरी अपने फाइनल अकाउंट्स को पब्लिश करना होता है।
तो ये डेटा अवेलेबल है। तो दिस इज द सेकेंडरी टाइप ऑफ डेटा। समझ आई बात। अब प्राइमरी डेटा सेकेंडरी डेटा क्यों होता है? ठीक है, जो सेकेंडरी वाले हैं वो प्राइमरी यूज क्यों नहीं करते हैं, जो प्राइमरी वाले हैं वो सेकेंडरी यूज क्यों नहीं करते हैं? सबसे पहले तो बात है कि अवेलेबिलिटी की, अवेलेबल है कि नहीं है। कभी कभार सेकेंडरी डेटा हमारे पास अवेलेबल होगा भी, फिर भी हम यूज नहीं करेंगे। समझ आई बात। तो यहां पर ये बात याद रखनी है प्राइमरी डेटा के बारे में, इट इज कॉस्टली, है ना, टेक्स टाइम, टेक्स टाइम। ये कॉस्टली है पैसे के हिसाब से भी और वक्त के हिसाब से भी, रिसोर्सेज के हिसाब से भी। बट क्या है, रिलायबल, इस पर ज्यादा रिलाई किया जाएगा। ठीक है क्योंकि खुद इन्वेस्टिगेटर ने डेटा को क्या किया, कलेक्ट किया। ठीक है, तो ये वाला जो है इट सेव्स टाइम, ये टाइम को सेव करता है, मनी को भी सेव करता है, बट इज लेस रिलायबल, उतना रिलायबल ये नहीं है जितना प्राइमरी डेटा है। क्योंकि पता नहीं जिसने इसको कलेक्ट किया, क्या उसने ईमानदारी के साथ कलेक्ट किया, क्या उसने ईमानदारी के साथ इसको ऑर्गेनाइज किया, क्लासिफाई किया, एडिट किया। समझ आई बात। हो सकता है कि कोई गलती भी हो, एरर हो, मिस्टेक हो, है ना। तो ये सारी चीजें यहां पर आ जाती है। ओके, तो अब हम बात करेंगे प्राइमरी डेटा के बाद, प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा के बाद, ये आपके सिलेबस में है प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा। इसके बाद हम बात करेंगे व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। देखिए, अब मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा, किस किस डेटा के? एक तो प्राइमरी डेटा के, इसके मेथड्स होते हैं, और यहां पर सेकेंडरी डेटा के मेथड्स नहीं होते हैं। इसको हम कहेंगे सेकेंडरी डेटा सोर्सेस, सेकेंडरी डेटा सोर्सेस। समझ आई बात। असल में मेथड्स बस प्राइमरी डेटा के होते हैं, सेकेंडरी डेटा को मेथड्स ढूंढने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि वो तो ऑलरेडी क्या है, कलेक्टेड है, अवेलेबल है। हमें बस देखना कि सोर्स क्या है, कहां से मिलेगा। आजकल के ज़माने में, इंटरनेट के ज़माने में तो मतलब डेटा ही डेटा अवेलेबल है, कुछ भी डेटा आपको चाहिए अभी आपको मिल जाएगा, और ख़ास तौर पर एआई के ज़माने में। ठीक है, एआई के ज़माने में। अच्छा तो मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा, प्राइमरी डेटा की हम बात करेंगे। या तो हमें मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा प्राइमरी डेटा का ही बताना था, और उसका फिर हमने कहना था सोर्सेज ऑफ डेटा, सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। ठीक है, ये शायद सही नहीं होगा, मैं इसको क्लीन करता हूं। देखिए, तो अब मैं कहूंगा आपको यहां पर मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा। तो यहां पर हम कहेंगे सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा। ठीक है, ये प्राइमरी डेटा है, ये सेकेंडरी डेटा है। देखिए, प्राइमरी डेटा, इसका सबसे पहला मेथड जो है उसको हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड। ठीक है, इसको हम अभी एक्सप्लेन करेंगे, पहले बस हम लिस्ट बनाएंगे, इससे आपको याद रहेगा, ये आपके सिलेबस में है। ठीक है, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के भी फिर फर्दर हम इसको डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं पर्सनल इंटरव्यू, पर्सनल कांटेक्ट और इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, दूसरा है
टेलीफोन इंटरव्यू, टेलीफोन इंटरव्यू, ये बहुत इजी है। ओके, और तीसरा है कंप्यूटर एडेड और असिस्टेड इंटरव्यू। कंप्यूटर, मैंने कंप्यूटर लिखा, ओके, इंटरव्यू। ये फिलहाल डायरेक्ट मेथड में ये सब मेथड्स आ जाते हैं, ठीक है, ये डायरेक्ट मेथड में ये सब मेथड्स आ जाते हैं। अब दूसरा है, अगर डायरेक्ट है तो दूसरा इनडायरेक्ट होगा, है ना, इनडायरेक्ट मेथड। ओके, एंड द थर्ड वन इज, ये दूसरा है, द थर्ड वन इज क्वेश्चनियर मेथड, बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, क्वेश्चनियर मेथड, ठीक है। और दूसरा है, इस क्वेश्चनियर में भी हम दो कर सकते हैं, चलो छोड़ दीजिए, बाद में देखेंगे, जब हम ये मेथड पढ़ेंगे उधर ही मैं बता दूंगा। ओके, फोर्थ वन इज लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट मेथड। लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट, ये मैंने रेड से क्यों लिखा मुझे नहीं पता, ठीक है। ओके, एंड द फिफ्थ वन इज enumeration method, enumeration method. This is not the exhaustive list, this is not the complete list, इसके अलावा भी methods हो सकते हैं, but these are very, मैं कहूँगा कि common methods और very famous methods जो use किए जाते हैं। अगर इसके बगैर भी कुछ methods हो सकते हैं, ठीक है, वो शायद उतने common या उतने famous नहीं होंगे, ठीक है। अब हम कहेंगे, इनको हम अभी एक्सप्लेन भी करेंगे, इन सारे मेथड्स को इनको एक्सप्लेन करेंगे, तो लेकिन पहले हम यहाँ पर सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सोर्सेज में सबसे पहला सोर्स होता है, वो है गवर्नमेंट सोर्सेज, गवर्नमेंट सोर्सेज, गवर्नमेंट सोर्सेज या गवर्नमेंट पब्लिकेशन हम लिखेंगे, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, मतलब कुछ पब्लिकेशंस, कुछ इशाअतें ऐसी होती है जिसको गवर्नमेंट ने पब्लिश किया होता है और हमारे लिए एक बहुत बड़ा डेटा बैंक बन जाता है, ठीक है। अच्छा, उसमें एक है आरबीआई बुलेटिन, आरबीआई बुलेटिन, ये पब्लिश किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, वन ऑफ द डेटा, आरबीआई बुलेटिन, इसमें बैंक्स के रिलेटेड डेटा होता है। ओके, एक ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट की, उसका काम ही है बस डेटा कलेक्ट करना, वो डेटा को पब्लिश करना, उसकी वेबसाइट पर भी आप जा सकते हो, दैट इज सीएसओ। ओके, दैट इज सीएसओ, इट स्टैंड्स फॉर सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, दीज आर सम ऑफ द सोर्सेज, मैं बस इशारा कर रहा हूं, और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं। ओके, अब हम कहेंगे कि कुछ सोर्सेज होते हैं इंटरनेशनल सोर्सेज या इंटरनेशनल पब्लिकेशंस, इंटरनेशनल पब्लिकेशंस जो इंटरनेशनली पब्लिश की जाती है। मिसाल के तौर पर हमारे पास है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आई होप कि इसका फुल एक्रोनिम हमें लिखने की जरूरत नहीं है, फुल फॉर्म इसके लिखने की जरूरत नहीं है, दिस इज वेरी फेमस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप WHO की वेबसाइट पर जाएंगे, वहां पर आप देखोगे कि इतना सारा डेटा है कि दुनिया में कितने लोग इस बीमारी से मरते हैं, फिर उसमें आप एरिया वाइज देख सकते हैं, ठीक है, ड्रग्स का कितना यूज है, बाकी चीज, ठीक है, तो WHO का डेटा होता है। अच्छा, इसी तरीके से UNO भी काम करता है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इसके पास भी बहुत बड़ा डेटा हब होता है। आजकल की दुनिया तो डेटा सेंटर पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। अभी इंडिया में मतलब करंटली चल रहा है एक प्रोग्राम चल रहा है, उसका नाम है ज्ञान भारतम। उस ज्ञान भारतम का पर्पज ही यही है कि
जो भी कुछ एंशेंट मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उनको कलेक्ट किया जाए, मतलब 100 ईयर्स पहले, 70 ईयर्स पहले कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स है, कुछ पेपर्स है, कुछ क्लॉथ है जिस पर कुछ नॉलेज लिखा गया है, whether it is related to religion, whether it is related to medicine, politics, social life, social science, medical science, किसी के रिलेटेड भी जो है, तो उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कलेक्ट करता है। ठीक है, अभी इस पर बहुत बड़ी मुहिम चल रही है, करंटली चल रही है। ज्ञान भारतम एक एप्लीकेशन, एक वेबसाइट इस पर बनाई गई है, लैब्स बनाई गई है। उनको क्या किया जाए, उन मैन्युस्क्रिप्ट्स को प्रिजर्व किया जाए, उनको प्रिजर्व किया जाए। वाई? सो दैट इट बिकम्स द हब ऑफ नॉलेज, इट बिकम्स द हब ऑफ नॉलेज। हब ऑफ नॉलेज मीन्स हब ऑफ डेटा। समझ आई बात? तो इंटरनेशनल पब्लिकेशंस पर यह बात याद आई। इसी तरीके से है publications of research institutes, publications of research institutes। दुनिया में जो भी रिसर्च होते हैं, यूनिवर्सिटीज में होते हैं, कॉलेजेस में होते हैं, नेशनल लेवल पे होते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं, उन रिसर्चेस को फिर पब्लिश किया जाता है। ठीक है, तो वो भी हमारे लिए एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा बन जाता है। आजकल के ज़माने में अगर आप अभी देखोगे, नेट पर सर्च करोगे गूगल स्कॉलर, वो किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट की आपको क्या बताएगा, रिसर्च उसको निकाल कर देगा और उसका सारा कुछ आपको बता देगा। समझ आई बात? और इस तरीके के बहुत सारे सोर्सेज, दिस इज जस्ट फॉर एग्जाम्पल। ओके, और इसी तरीके से हमारे पास है जर्नल्स होते हैं, न्यूज़पेपर्स होते हैं, मैगजीन्स होते हैं। तो दीज आर आल्सो सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा। तो डेटा तो बहुत सारा अवेलेबल है आज इंटरनेट की वजह से। इंटरनेट से पहले तो नहीं हुआ करता था, मतलब अवेलेबल तो होता था बट एक्सेसिबल नहीं होता था। बट टुडे इट इज अवेलेबल एज वेल एज एक्सेसिबल एंड फ्रीली एक्सेसिबल, इजीली एक्सेसिबल। समझ आई बात? तो सेकेंडरी डेटा की कोई कमी नहीं है, बट अब यही देखना है कि मुझे कौन सा डेटा चाहिए और उस डेटा की रिलायबिलिटी देखनी है और उस डेटा को सही तरीके से इस्तेमाल करना है और सही तरीके से एनालिसिस करनी है और सही तरीके से इंटरप्रिटेशंस करनी है। ओके, तो स्टैटिस्टिक्स का काम ही ऐसा ही है। तो अब इसके बाद हमें पढ़ने हैं मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा। तो आज ही पढ़ेंगे कि कल पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मेरे ख्याल से ये हम कल पढ़ेंगे, वरना ये टॉपिक इनकम्प्लीट रहेगा, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। ठीक है, जो भी हमने लिस्ट बता दिया उसको हम एक्सप्लेन कल करेंगे इंशाल्लाह, कल की क्लास में। ओके, तो किसी को कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे थे कि जो मतलब अभी ज्वाइन कर रहे हैं नया कोर्स, मतलब नए हैं स्टूडेंट्स इस कोर्स में, तो वो उनको लेक्चर्स ढूंढने में डिफ़िकल्टी होती है। तो ऑलरेडी हमने फोल्डर्स बनाए हुए हैं, तो वहाँ पर वो सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। कभी कभार अरेंजमेंट में कोई पीछे जाता है, कोई आगे आ जाता है, तो वो आपको देखना है। 50 to 60 लेक्चर्स हैं, लेकिन सारे लेक्चर्स वहाँ पर अवेलेबल है अकाउंटेंसी के। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी हेल्प की ज़रूरत है, तो आप कभी भी हमसे राबिता कर सकते हैं। इंशाल्लाह देर सवेर आपको रिप्लाई कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो तब तक के लिए आपसे इजाज़त लेते हैं। कल तक के लिए इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे क्लास में।